आज हम प्रत्यावर्ती परिपथ में एलसी परिपथ और एलसीआर परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम जो सीरीज स्टार्ट किए हैं इसमें 12th क्लास के लिए बिहार बोर्ड के लिए और चैप्टर वाइज सीरीज अपलोड कर रहे हैं। तो जिसमें कि अल्टरनेटिंग करंट हम पढ़ा रहे थे। अल्टरनेटिंग करंट में भी हम एसी सर्किट पढ़ा रहे थे और एसी सर्किट में जो आज हम बात करेंगे वो एलसी परिपथ यानी एलसी सर्किट के बारे में बात करेंगे। ये एलसी परिपथ क्या है, इसी को अंग्रेजी में अगर लिखना होगा तो एलसी परिपथ ये एक ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें केवल प्रेरकत्व और संधारित्र होता है। वैसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें प्रेरकत्व यानी इंडक्टर, प्रेरकत्व यानी इंडक्टर, इसी का सिंबल एल होता। प्रेरकत्व और संधारित्र की जो धारिता होती है उसके लिए ये सी आता। प्रेरकत्व और संधारित्र उपस्थित हो एलसी परिपथ कहलाता है। एलसी परिपथ यानी एलसी सर्किट कहलाता है। ठीक, इसमें प्रेरकत्व ये एक इंडक्टर है और एक संधारित्र ये एक कैपेसिटर है और इसको हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई देंगे। तो V इक्वल टू क्या है, V नोट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई दिया जाएगा। इसमें जो करंट जाएगा इस इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हमने VL कहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको VC। ये VC क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ये VL क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। अब हम बात करते हैं कि इसके फेजर डायग्राम के लिए, क्योंकि यहाँ जो इस पूरे परिपथ का जो प्रतिबाधा आएगा वो हम प्रतिबाधा फेजर डायग्राम के हेल्प से ही चेक करते हैं, निकालते हैं। तो क्या होता था कि अगर मान लीजिए करंट, ये इंडक्टिव प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, तो उसमें करंट का जो फेज होता था, करंट के फेज से π/2 एंगल से लीड करता था इंडक्टर का वोल्टेज VL। और कैपेसिटर में क्या होता था कि करंट से लैग्स बिहाइंड हो जाता था π/2 से कैपेसिटर का वोल्टेज। इस तरीके से कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से लैग्स बिहाइंड मतलब पीछे चला जाता था। अब हम इसको देखेंगे फेजर डायग्राम में। मान लीजिए कि किसी इस फेज में अगर करंट जा रहा हो तो जिस फेज में करंट जा रहा है उससे लीड करेगा कौन, इंडक्टर का वोल्टेज। मतलब इंडक्टर का जो वोल्टेज है ये ऊपर जाएगा और कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो उसके जस्ट अपोजिट, चूँकि एक π/2 से लीड करता था तो दूसरा π/2 से लैग्स बिहाइंड होता था, ये VC। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर है। अच्छा, इन दोनों में किसी एक का पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा हो तो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो नेट पोटेंशियल डिफरेंस उधर ही शिफ्ट करेगा, तो VL माइनस VC हो जाएगा। मान लेते हैं कि ऊपर नेट पोटेंशियल डिफरेंस शिफ्ट किया है, ये पॉइंट O है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अगर ऊपर शिफ्ट किया है तो ये जो V आएगा नेट पोटेंशियल डिफरेंस V, ये कितना आएगा, तो इंडक्टर के वोल्टेज में से कैपेसिटर के वोल्टेज को घटा दिया जाएगा। या मान लीजिए किसी सर्किट में ऐसा भी हो सकता है कि कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाए और ये इंडक्टर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाए, तो ये नीचे नेट पोटेंशियल डिफरेंस नीचे शिफ्ट कर जाएगा, जो VC माइनस VL होगा। तो यहाँ पूछेगा कि फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। तो यहाँ करंट और वोल्टेज के बीच ऑलवेज π/2 का फेज डिफरेंस होगा, चाहे वो नेट पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर शिफ्ट करे या नेट पोटेंशियल डिफरेंस नीचे शिफ्ट करे। तो ये क्या है, इसी को कलाकोण चित्र कहते हैं। कलाकोण चित्र, इसी को हम फेजर डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम। तो इसी में अगर नेट पोटेंशियल डिफरेंस V देखें तो V इक्वल क्या होगा, VL माइनस VC। तो VL कितना, I × XL और ये VC कितना, I × XC।
तो ये भी कितना होगा, तो ये आई इंटू जेड लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता, तो इस प्योरली मतलब पूरे एसी सर्किट में जो अवरोध उत्पन्न होता है या जो रुकावट उत्पन्न होता है उसको हम प्रतिबाधा कहते हैं, जिसको जेड से डिनोट करते हैं, तो आई इंटू जेड। तो आई साई कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है, तो जेड इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी। चूँकि एक्सएल इज इक्वल टू होता है ये ओमेगा एल और एक्सी इक्वल टू होता है 1/ओमेगा-c, तो जेड इक्वल टू लिख सकता है कि ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा-c। ये जेड क्या है, तो जेड जो है यहाँ एलसी परिपथ का प्रतिबाधा, एलसी परिपथ का प्रतिबाधा, एलसी परिपथ का क्या प्रतिबाधा है, यही है। तो इसमें अगर करंट और वोल्टेज के बीच, इस परिपथ में करंट और वोल्टेज के बीच, इस परिपथ में करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस देखेंगे तो π/2। देखिए करंट यहाँ वोल्टेज, नेट वोल्टेज या तो ऊपर शिफ्ट करेगा या तो नीचे शिफ्ट करेगा, तो करंट और वोल्टेज के बीच कलांतर π/2 का होता है। करंट और वोल्टेज के बीच कलांतर कितने का होता है, तो π/2 का होता है। ये था एलसी सर्किट। कई बार इसमें एलसी ओसिलेशंस करवाया जाता है, तो एलसी ओसिलेशंस में क्या होता है कि ये बाह्य परिपथ को हटा दिया जाता है। इंडक्टर में जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, यही मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसका एनर्जी इसमें और इसका एनर्जी इसमें प्रायः एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेड होता रहता है, जिसकी वजह से ये एलसी ओसिलेशंस होता है। इसका एनर्जी, इंडक्टर का एनर्जी कैपेसिटर में और कैपेसिटर का एनर्जी इंडक्टर में बार बार से ओसिलेट करता रहता है। तो एलसी ओसिलेशंस में इसमें फ्रीक्वेंसी निकालने आ जाता है। तो अगले परिपथ को हम पढ़ाते हैं एलसीआर परिपथ, वहीं से फार्मूला भी आ जाएगा कि एलसी सर्किट में ओसिलेशंस के बाद उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता, उसको एलसी ओसिलेशंस भी हम लोग कहते हैं, एलसी ओसिलेशंस। अब जो हम पढ़ेंगे एलसीआर परिपथ पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि 12th के सिलेबस में सारे सीरीज कॉम्बिनेशन से ही रिलेटेड सवाल आता है, तो इसलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में जिक्र किए भी नहीं। तो यहाँ क्या है कि एक एलसीआर परिपथ है, एलसीआर परिपथ, या इसी को अंग्रेजी में लिखेंगे तो एलसीआर सर्किट। ये क्या है, वैसा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व संधारित्र तथा प्रतिरोध उपस्थित हो एलसीआर परिपथ कहलाता है, एलसीआर परिपथ कहलाता है। ये एलसीआर परिपथ का अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये हो जाएगा इंडक्टर, और यहाँ ये हो जाएगा एक कैपेसिटर, और यहाँ एक हो जाएगा ये प्रतिरोध। इसी को हम ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं इस तरीके से। तो इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये VL, कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VC, और रेसिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये VR। ये प्रेरकत्व है, ये कैपेसिटर है और ये रेसिस्टेंस। अब हम ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं ये कितना होगा, तो V = V0 sin ω-t। एलसीआर परिपथ है क्या, तो वही एक ऐसा परिपथ है जिसमें प्रेरकत्व, संधारित्र और क्या उपस्थित हो, प्रतिरोध उपस्थित हो। अब सब चूँकि इसके प्रतिबाधा को निकालने के लिए भी हमको यहाँ फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो सबका जो अलग अलग फेजर डायग्राम है हम उसके नीचे जिक्र कर देते हैं। जो इंडक्टर था, इंडक्टर में क्या होता था कि करंट से, जो करंट होता था, करंट से लीड करता था किसका, इंडक्टर का वोल्टेज। तो इंडक्टर का वोल्टेज π/2 से लीड करता था, तो इस तरीके का।
ये कैपेसिटर की कैपेसिटी नीचे इंडिकेट कर देते हैं। इंडक्टर कैपेसिटर में क्या होता था कि करंट जिस फेज में होता था उससे लैग्स बिहाइंड्स होता था कैपेसिटर का वोल्टेज। तो ये π/2 से लैग्स बिहाइंड्स होता था, तो π/2 से ये लैग्स बिहाइंड्स है, मतलब पीछे है। अच्छा, रेसिस्टर में क्या होता था, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में जिस फेज में करंट जाता था उसी फेज में वोल्टेज भी था, जिस फेज में मतलब दोनों सेम फेज में था। तब इसी के हेल्प से हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो इंडक्टर के लिए हम बाद में बात करेंगे, पहले हम रेसिस्टर के लिए जो करंट का डायरेक्शन दिखाते हैं ये दिखाते हैं। अच्छा, रेसिस्टर में क्या होता था कि जिस फेज में करंट था उसी फेज में इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, उसी फेज में इसका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको यहाँ से यहाँ तक के दूरी को VR यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर लिख सकते हैं। अच्छा, जहाँ करंट था इससे लीड करता था इंडक्टर का वोल्टेज, तो इंडक्टर के वोल्टेज को दिखाने के लिए हम ऊपर लीड कराते हैं ये VL, मतलब इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर लीड करेगा। चलिए कितने से लीड करेगा, तो π/2 से लीड करेगा। अच्छा, कैपेसिटर में क्या होता था, करंट से लैग्स बिहाइंड्स होता था, तो करंट को हमने यहाँ दिखाया था, तो कैपेसिटर जो है करंट को हमने यहाँ दिखाया था, तो कैपेसिटर जो है ये लैग्स बिहाइंड्स था, ये VC नीचे। तो ये नेट इन दोनों में चूँकि दोनों इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो π/2 से लीड करता और कैपेसिटर का जो वोल्टेज है ये π/2 से लैग्स बिहाइंड जाता, तो इन दोनों में खींचातानी होगा, ये ऊपर की तरफ खींचेगा, ये नीचे की तरफ खींचेगा। एक बात और हम बता दें, सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका दिशा नहीं होता। लेकिन यहाँ जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है, प्रत्यावर्ती विभव है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम इसको वेक्टोरियली ऐड करते हैं, ऊपर या नीचे लिखते हैं। तो याद रखेंगे अल्टरनेटिंग पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके लिए हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं या वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो ये इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा हो कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस से, तो ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस अपने ऊपर खींचेगा, तो ये हो जाएगा VL - VC, मतलब नेट इंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस में से कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस घटा दिया गया। या कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होता तो कैपेसिटर तब नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का नीचे शिफ्ट करता, तब लिखते VC - VL। अभी भी ये VR भी तो आप रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अगर V को देखेंगे तो V यहाँ आएगा और V = हम लोग लिख सकते हैं I × Z। तो इस डायग्राम में यहाँ करंट तो यहाँ है, तो करंट और वोल्टेज के बीच अगर फेज डिफरेंस पूछे तो यही फाई होगा। इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं, इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं। ये फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम यानी कला कौन चित्र है LCR परिपथ का। किस परिपथ का, LCR परिपथ का। तो इसमें अगर हमको कैलकुलेशन करना हो तो क्या करेंगे, तो हम देखेंगे त्रिभुज AOB में ये AB निकालना चाहेंगे, तो AB = क्या होगा, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो AB जो है ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट करता है, और OA जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर को इंडिकेट करता है। ये जो OB है ये VL - VC इसको इंडिकेट करता है, इसका स्क्वायर। तो V = क्या लिखेंगे, तो V = IR होता। तो यहाँ LCR परिपथ में जो कुल प्रतिरोध होगा उसको हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं, जिसको हमने Z से डिनोट किया है। तो V = हम लोग लिख सकते हैं I × Z। अच्छा, ये रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो I × R। अच्छा, ये इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो I × XL। और ये कैपेसिटर के क्रॉस कितना, तो I × XC इसका स्क्वायर। तो IZ, ये I कॉमन आ जाएगा, तो √R का स्क्वायर प्लस ये XL - XC का स्क्वायर। और ये XL = क्या होता, तो ω_L, और XC = क्या होता, तो 1/ωc। तो I से I यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो Z = जो बचेगा √R का स्क्वायर प्लस XL - XC, या XL का वैल्यू रखेंगे तो ω_L/1/ωc का स्क्वायर। और ये Z क्या है,
ये Z जो है LCR परिपथ का प्रतिबाधा है। LCR परिपथ का प्रतिबाधा है। LCR परिपथ का क्या है? प्रतिबाधा, इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। तो इसी में अगर कोई पूछे कि सर करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस कितना है, तो करंट, जी सर, सर कंप्यूटर वाले सर को बोल दीजिए रजिस्ट्रेशन करने। 12th वाला बच्चा केवल आया हुआ, 12th सिर्फ 12th। सर 12th वाले बच्चे को केवल बुलाया गया था। सिर्फ 12th वाले। उसको फिर सर कहा दीजिए सब तो चलिए, अभी वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कारण क्या कि बीच में कुछ बच्चे आ गए थे। वो 2 तारीख को नीट के मॉक टेस्ट के लिए एग्ज़ाम होना था, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना था। संजोग से वो एग्ज़ाम क्या पोस्टपोन्ड हो गया, जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस आया। तो चलिए हम अब बात करते हैं कि इसमें फेज डिफरेंस के लिए, यानी कलांतर के लिए अगर बात करेंगे, कलांतर के लिए यानी फॉर फेज डिफरेंस, तो फॉर फेज डिफरेंस के लिए अगर बात करेंगे तो ये क्या आएगा? तो इसमें हम लगाएंगे उसी त्रिभुज में tan phi लगाएंगे। तो tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो OB बटे OA। तो OB को जो हम लिखेंगे, ये OB को लिखेंगे ये VL माइनस VC, और OA को जो लिखेंगे ये VR। तो tan phi इज इक्वल टू ये I इंटू XL माइनस ये I इंटू XC डिवाइडेड बाई IR। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो ये tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। तो ये tan phi इज इक्वल टू ये आ जाएगा ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C डिवाइडेड बाई R। तो ये tan phi से यहाँ phi निकाला जा सकता है। phi ही फेज डिफरेंस बताएगा, पोटेंशियल मतलब अल्टरनेटिंग पोटेंशियल और करंट के बीच। तो tan इनवर्स 1 मेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C डिवाइडेड बाय R। ये क्या फेज डिफरेंस के लिए कैलकुलेशन आया, जिसको नोट करना है अपना स्क्रीनशॉट खींच के अपना नोट कर लेंगे। नोट बनाने में ही फ़ायदा, चूँकि ये सब पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में भी। इसमें एक टर्म cos phi करके भी निकाला जा सकता है, जैसे जहाँ जहाँ tan phi निकाले हैं जिस सब फेजर डायग्राम में, सब जगह cos phi भी आप लोग यूज कर सकते हो। cos phi से क्या होता है कि वो एक नया टर्म है जिसको पावर फैक्टर बोलते हैं। तो उसको पावर फैक्टर क्यों कहते हैं, एक पावर कंजम्पशन इन AC सर्किट जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। उसी ट्रायंगल AOB में हम cos phi का अगर चर्चा करें तो cos phi इक्वल टू होगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या OA, हाइपोटेनस क्या तो AB। तो ये cos phi इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस OA, तो OA को हम लोग क्या बोलते हैं VR, और AB को क्या बोलते हैं V। तो cos phi इज इक्वल टू ये I इंटू R और ये I इंटू Z। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो cos phi इक्वल टू R अपॉन Z। ये cos phi को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये पावर फैक्टर नाम का एक टर्म है। तो हम जितना भी फेजर डायग्राम बनाए हैं सब में cos phi का वैल्यू निकालेंगे, और सब शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर ही बताएगा, और सब अपने अपने सर्किट का, जैसे मान लीजिए ये LCR सर्किट का cos phi का वैल्यू है, तो LCR सर्किट का शक्ति गुणांक बताएगा। ऐसे किसी भी सर्किट में
कॉस फाई का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो उसमें R/Z ही आएगा। भले Z यानी इम्पीडेंस का वैल्यू सारे सर्किट का अलग अलग होता है, तो Z का मान सबका बदल जाएगा, लेकिन कॉस फाई इक्वल टू हमेशा R/Z ही आएगा। और शक्ति गुणांक ये बताता है किसी भी परिपथ का। अब इसमें हम बताते हैं कि Z, ये LCR परिपथ का Z मिनिमम कब होगा। तो Z मिनिमम कब होगा, तो उसके लिए एक नया टर्म डिफाइन होगा कि मिनिमम Z जब होगा तब इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। जब मिनिमम, चूँकि इसमें अवरोध यानी रुकावट कम उत्पन्न होगा, रुकावट कम उत्पन्न होगा तो ऑब्वियस करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो Z क्या है, तो Z इम्पीडेंस है। तो हम पुनः मिनिमम Z के लिए एक बार कैलकुलेशन करना चाहेंगे। चूँकि Z इक्वल टू होता क्या है, तो R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। एक्चुअल में XL होता कितना है वो आप लोग को पता है, ω_L, और XC कितना होता, तो ये 1/ωc, ये हम लोगों को पता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये Z मिनिमम कब हो सकता है। तो Z मिनिमम कब हो सकता है, तो देखेंगे, चूँकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो Z मिनिमम तभी होगा जब ये 0 हो जाए। कोई बोलेगा सर 0 क्या, इसको नेगेटिव कर देंगे तो और मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि R प्रतिरोध कभी नेगेटिव होगा नहीं। तो ये नेगेटिव अगर करोगे भी तो नेगेटिव का स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब Z जो है हम सबसे कम कब होगा, जबकि ये 0 हो जाए। क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर हो जाएगा, तो उस परिस्थिति में XL XC के बराबर हो जाएगा, यानी प्रेरकत्व का प्रतिघात धारिता के प्रतिघात के बराबर हो जाए, तो ऐसे परिस्थिति में Z मिनिमम होगा। तो फॉर Z मिनिमम यानी न्यूनतम प्रतिबाधा के लिए, न्यूनतम प्रतिबाधा के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये जो है XL बराबर क्या हो जाएगा, XC। तो XL बराबर क्या हो जाएगा, XC, और XL इक्वल टू XC आएगा। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, तो ω_L, XL को ω_L लिखते हैं और XC को ω_C लिखते हैं। तो ये ओमेगा को इस साइड भेज देंगे, तो ω² इक्वल टू 1/LC, तो ω इक्वल टू √1/LC। चूँकि ω इक्वल टू 2πν होता है, तो ओमेगा को कोणीय आवृत्ति कह सकते हैं। तो न्यू इक्वल टू ये 2πν इक्वल टू √1/LC, तो न्यू इक्वल टू 1/2π√1/LC। ये न्यू क्या है, तो ये आवृत्ति है। मतलब इस आवृत्ति पर या इस आवृत्ति का जब हम अल्टरनेटिंग पोटेंशियल सप्लाई देंगे, तो इस आवृत्ति का जब अल्टरनेटिंग पोटेंशियल सप्लाई देंगे तो उस समय परिपथ में Z जो होगा वो मिनिमम होगा, और Z मिनिमम होगा मतलब करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि जैसे ही करंट का वैल्यू मतलब Z का वैल्यू घटेगा तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा। तो कोई पूछेगा सर Z मिनिमम होगा कितना, तो Z मिनिमम अगर हम देखना चाहें तो √R² प्लस 0 का स्क्वायर। चूँकि XL XC के बराबर हो गया तो ये 0 हो जाएगा। तो Z मिनिमम कितना आएगा, तो Z मिनिमम जो आएगा ये R आएगा। तो इस परिपथ का न्यूनतम प्रतिबाधा क्या होगा, तो R होगा। तो न्यूनतम प्रतिबाधा R होगा। तो जैसे ही V इक्वल टू IZ होता था, तो I इक्वल टू V/Z लिख सकते हैं। चूँकि Z का वैल्यू जब मिनिमम डालेंगे, Z का वैल्यू मिनिमम डालेंगे तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अगर किसी परिपथ में I मैक्सिमम पूछ दिया कि LCR परिपथ में I मैक्सिमम कितना, तो V/Z मिनिमम, तो Z मिनिमम कितना था, यहाँ R था, तो V/R कर सकते हैं। ये था LCR परिपथ। इसको हम लोग अनुनादी आवृत्ति भी कहते हैं। अनुनादी आवृत्ति यानी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पे प्रतिबाधा जो है सबसे कम आएगा, और प्रतिबाधा सबसे कम होने की वजह से इस परिपथ में करंट सबसे अधिक फ्लो करता है। करंट क्या होता है, सबसे अधिक फ्लो होता है। अच्छा, इस आवृत्ति के अलावा कोई दूसरा आवृत्ति आए तो पुनः Z का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, और Z का वैल्यू बढ़ते चले जाने से क्या होगा कि I का वैल्यू घटता चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं
जो कि इसके क्वालिटी फैक्टर को इंडिकेट करता है। एलसीए परिपथ के मतलब एलसीआर परिपथ के क्वालिटी फैक्टर को इंडिकेट करता है। तो हम उसको भी एक बार देख लेते हैं कि वो टर्म क्या है। तो इसके लिए अगर हम आवृत्ति और वोल्टेज के यहाँ करंट सप्लाई देते हैं और यहाँ आवृत्ति देते हैं, तो कोणीय आवृत्ति या सिंपल आवृत्ति भी लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, कोणीय आवृत्ति ही देते हैं, कोणीय आवृत्ति। तो कोणीय आवृत्ति और करंट के बीच का जब आप ग्राफ खींचोगे तो कोणीय आवृत्ति का सिंबल जो होता है ये ओमेगा होता। तो इसका ग्राफ कुछ यूँ आएगा, कुछ एकदम बिल्कुल सिमेट्रिक जैसा आता। तो हम फिर से खींचना चाहेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ये हम अपने मन से नहीं खींच रहे हैं। तो जैसे जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, इसकी कोणीय आवृत्ति को बदल करके करंट का रीडिंग लिया गया। तो इसका जो ग्राफ है कुछ यूँ आता। तो ये जो सबसे ज़्यादा पिक वैल्यू है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये आई मैक्सिमम है। ये क्या है? आई मैक्सिमम है, इसको आई नोट बोलते हैं। ये मैक्सिमम करंट का रीडिंग है। तो अच्छा, अब ये मैक्सिमम करंट का रीडिंग है इस परिपथ में और इसका कुछ न कुछ आवृत्ति होगा। तो ये क्या आवृत्ति होगा? तो इसको ओमेगा नोट कहते हैं, यानी अनुनादी आवृत्ति। क्या है? अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। मतलब इस फ्रीक्वेंसी पर परिपथ का जो प्रतिबाधा है वो मिनिमम हो गया और प्रतिबाधा मिनिमम होने की वजह से करंट मैक्सिमम आ गया। कोई न कोई दूसरा एक ऐसा आवृत्ति होगा जिस आवृत्ति पर इस आई नोट बाय रूट टू का मतलब इसका 1/√2 टाइम्स करंट देगा। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका √2 करंट देगा। तो इसका भी अपना कोई न कोई आवृत्ति रहा होगा यहाँ, और इसका भी कोई न कोई यहाँ एक आवृत्ति रहा होगा। इसको जब हम देखेंगे तो इसको ओमेगा 1 कर देते हैं और इसको ओमेगा 2 कर देते हैं। तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू होगा ये ओमेगा नोट माइनस डेल्टा ओमेगा, और चूँकि ये सिमेट्रिक होता है, और ओमेगा 2 जो होगा ये ओमेगा नोट प्लस डेल्टा ओमेगा। तो एक बात, क्वालिटी फैक्टर की जब हम बात करेंगे तो जिस एलसीआर परिपथ के लिए जितना ज़्यादा शार्प ये ग्राफ आएगा उसका क्वालिटी फैक्टर उतनी अधिक होगी। ये क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा शार्प, जैसे मान लीजिए किसी का ग्राफ ऐसा आया, किसी का ग्राफ ऐसा आया, तो इसमें किसकी क्वालिटी फैक्टर अधिक होगी? तो ये जो जितना संकीर्ण ढाल आया, ये जितना फ्लैट आएगा उसका क्वालिटी फैक्टर उतना कम होगा। तो क्वालिटी फैक्टर एक टर्म है जिसको क्यू गुणक कहते हैं। तो क्यू गुणक को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम देखते हैं कि अनुनादी आवृत्ति तथा ऐसे दो आवृत्ति के अंतर के अनुपात देखेंगे। इसमें क्वालिटी फैक्टर को जब कभी भी डिफाइन करना हो तो क्यू गुणक क्या है? तो अनुनादी आवृत्ति तथा ऐसे दो आवृत्ति के अंतर के अनुपात। कैसे दो आवृत्ति के अंतर के अनुपात? जहाँ की शिखर मान का 1/√2 गुना करंट देता हो। शिखर मान का 1/√2 गुना करंट कहाँ देता था? एक ओमेगा 2 पर और एक ओमेगा 1 पर। तो इन दोनों के अंतर का जो अनुपात होता है इसी को क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। इसका वैल्यू जब लिखेंगे तो ये ओमेगा नोट, ये ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, और ये माइनस, ये क्या आ जाएगा? ओमेगा नोट माइनस डेल्टा ओमेगा। ये कितना हो जाएगा? ओमेगा नोट प्लस 2 डेल्टा ओमेगा। मतलब जिसके लिए ये 2 डेल्टा ओमेगा का वैल्यू ज़्यादा हो गया उसका क्वालिटी फैक्टर ये कम होता चला जाएगा। जिसके लिए ये डेल्टा ओमेगा का वैल्यू ज़्यादा हो गया उसके लिए क्वालिटी फैक्टर कम होगा। जिसके लिए ये डेल्टा ओमेगा का वैल्यू जितना कम आएगा उसका क्वालिटी फैक्टर उतना अधिक होगा। तो ये एक क्वालिटी फैक्टर था जिसको हमने डिफाइन किया। तो फिर से अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे दो आवृत्ति के अनुपात जहाँ प्रत्यावर्ती एक मतलब इसको ऐसे डिफाइन करेंगे हम लोग कि अनुनादी आवृत्ति तथा ऐसे दो आवृत्ति के अंतर के अनुपात। अनुनादी आवृत्ति तथा ऐसे दो आवृत्ति के अंतर के अनुपात जहाँ की प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान का 1/√2 गुना करंट देता हो, इसी को क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। अनुनादी आवृत्ति तथा ऐसे दो आवृत्ति का अंतर
कैसे दो आवृत्ति का अंतर, जहाँ की शिखर मान का 1/√2 गुना करंट देता हो, इसके अनुपात को अनुनादी आवृत्ति मतलब क्यू गुणक कहते हैं। इसके अनुपात को क्या कहते हैं, क्यू गुणक कहते हैं। तो हमने देखा कि जिसके लिए जितना संकीर्ण तीक्ष्ण ढाल आएगा वो उतना ज़्यादा उसका क्वालिटी फैक्टर होगा। तो इसी क्वालिटी फैक्टर पे डिवाइस मतलब एफिशिएंसी जो है या एक्यूरेसी ऑफ रेडियो वगैरह डिफाइन किया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसी में एक टर्म और क्वालिटी फैक्टर को और दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। तो किसी भी एसी सर्किट में इंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के अनुपात को भी, जैसे मान लीजिए किसी एसी सर्किट में इंडक्टर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टर के क्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस के अनुपात को भी क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। इसको भी अगर डिफाइन करना हो तो आई एक्सएल और आई आर कर सकते हैं। तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो Q = XL/R, और ये XL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ओमेगा एल, तो Q गुणक को ये ओमेगा L/R लिख सकते हैं। इसी तरीके से क्वालिटी फैक्टर को और आरसी सर्किट के लिए डिफाइन करना हो अगर, तो कैपेसिटर के क्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस और इंडक्टर के क्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस के अनुपात को भी क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ I × चूँकि कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या I, और इसके क्रॉस का जो रेसिस्टेंस होता है उसको X से डिनोट करते हैं। तो I × XC / I × R, तो यहाँ भी I से I कैंसिल, तो XC/R हो जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर को यहाँ भी XC = 1/ωc लिखेंगे, तो ये 1/ωc / R जैसे आएगा, तो ये क्वालिटी फैक्टर = 1/ωcR। ये इस तरीके का फार्मूला यहाँ से भी आ जाएगा। हम चाहेंगे तो L का वैल्यू रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर सकते हैं। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस, चूँकि ओमेगा = ये √1/LC होता था, तो यहाँ से अगर क्वालिटी फैक्टर को हम रिप्लेस करें ओमेगा L / R को, तो ओमेगा = √1/LC और ये L / R, तो L अंदर जाएगा तो ये क्या बचेगा 1/R√L/C। तो क्वालिटी फैक्टर का एक फार्मूला ये भी आएगा। तो आप लोग क्वालिटी फैक्टर का 1, 2, 3 और एक फार्मूला इससे पहले हम डायग्राम के हेल्प से बताए थे, इन सबको आप अच्छे से याद रखेंगे। अगले वीडियो में जब कभी भी हम आएंगे तो वो हम पावर कंजम्पशंस इन एसी सर्किट बताएंगे, और साथ में एक और टर्म जो है ट्रांसफार्मर बचा रह गया, जो ट्रांसफार्मर हम बताएंगे। ट्रांसफार्मर के फंक्शंस के बारे में, कंस्ट्रक्शंस और फंक्शंस सभी के बारे में बात करेंगे। अगर ये सीरीज़ आप लोगों को हेल्पफुल लगता हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन वैसे साथी को भी करवाएं जो 12th में आगे 12th के बाद नीट या इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि बाद में जो हम सीरीज़ लाएंगे वो कंपटीशन के पर्पज़ से ही लाएंगे। तो 9th 10th के बच्चों के लिए भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। अभी फ़िलहाल हम ये 12th को टारगेट करके पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 9th 10th का भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो 9th 10th के बच्चे को भी अगर सब्सक्राइब करना हो तो कर लें, उसके लिए भी ये हेल्पफुल मिलेगा। सभी का प्लेलिस्ट क्लास वाइज और चैप्टर वाइज मिलने वाला है। चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं, तो वीडियो को आप लोग निश्चित रूप से लाइक किया करें।